लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th यूनिट नंबर 10th यानी पहला यूनिट है क्लास 10 स्टूडेंट्स का। इस सीरीज़ में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ये सीरीज़ क्लास 10 के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो यूट्यूब में जाके मेरे ग्रुप के जो वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को आज एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर अ पार्टिकल विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट पॉइंट ऑफ मोशन डज द वेलोसिटी अटेन्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम मैग्नीट्यूड। एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, कौन से पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होती है और कौन सी पॉइंट्स पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसी क्वेश्चन की से हमने स्टेटमेंट किस तरह बनाना है। तो यहाँ देखिए, जो सवालिया वर्ड्स है व्हाट, और जो सवालिया निशान है ये वाला, और ये वाला जो सवालिया निशान है इसको हमने रिमूव कर देना है और इससे हमारा स्टेटमेंट बन जाता है। किस तरह बन जाता है, लेट्स सी। ये है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमें गिवन है द पॉइंट एट विच अ पार्टिकल विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है, उसी पॉइंट्स को हमने जानना है। यानी इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो कंसेप्ट चाहिए वो पॉइंट के बारे में होना चाहिए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ वेलोसिटी की है और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पूछा गया है। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो पॉइंट्स होते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स है, यानी एक्सट्रीम और मेन पोजीशन। तो मेन आइडिया को हमने बनाना है पॉइंट्स के थ्रू। तो कौन सी पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसको हमने मेन आइडिया में लिखना है। तो वो 2 पॉइंट हमारे पास है, एक्सट्रीम पोजीशन एंड मेन पोजीशन। यानी इसी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमारे जहन में जो एक्सट्रीम और मेन पोजीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है और मेन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है। तो थर्ड स्टेप हमारा होगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल दैट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन हैव मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। पहला जो आंसर हमने दिया ये कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पर एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये मिनिमम होता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए या इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो रीज़न है वो ये है, द रीज़न इज़ दैट एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम। मेन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम होती है एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। इसी वजह से एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो भी मिनिमम होती है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी, जो थर्ड क्वेश्चन है बुक में, हमारे लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है। उसमें गिवन है कि इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन मास अटैच टू स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एवर ज़ीरो एप्सो वेयर। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो ज़ीरो है कि नहीं है। अगर है एप्सो वेयर, कौन से पॉइंट पर ज़ीरो होता है। इसी क्वेश्चन से स्टेटमेंट किस तरह बनाना है। सवालिया निशान को देखिए, वर्ड को देखिए हैं एस, यहाँ पर सवालिया निशान है, इसको भी हमने रिमूव कर देना है, वेयर को भी हमने हटाना है। हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा ये, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन मास अटैच टू स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एवर ज़ीरो आर नॉट। ये सार नो में हमने आंसर देना है। तो ज़ीरो में आर में नॉट भी ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मास अटैच स्प्रिंग सिस्टम में
ज़ीरो होता है कि नहीं होता। अब इसी स्टेटमेंट में देखिए रिस्टोरिंग फोर्स है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए कौन सा रिलेशन लिखते हैं, वो हमारे जहन में होना चाहिए। और जिस तरह हम डिफिनीशन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी रिलेशन को हमने मेन आइडिया में लिखना है। मेन आइडिया क्या है, इसका मेन आइडिया ये है, द रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये वाला, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें कौन से क्या रिलेशन है। अगर अगर ये रिलेशन हमें मालूम हो तो हम उससे जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रीजनेबल क्वेश्चन है। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो स्टेप है वो रीज़न होगा। रीज़न में हमने लिखा और स्टार्ट में जो है यस और नो में आंसर देना है। तो यस, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन मास अटैच टू स्प्रिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम ज़ीरो। यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो मास अटैच स्प्रिंग सिस्टम है, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसी दौरान ज़ीरो हो सकता है। क्वेश्चन में हमसे गिवन है एफ सो वेयर, कहाँ पे, तो कहाँ पे ज़ीरो होता है, लेट्स सी। बिकॉज एट मीन पोजीशन द रिस्टोरिंग फोर्स बिकम ज़ीरो। कौन सी पोजीशन पर ज़ीरो होता है, मीन पोजीशन पर ज़ीरो होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, बिकॉज क्यों ज़ीरो होता है, बिकॉज एट मीन पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम बिकम ज़ीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है मास स्प्रिंग सिस्टम के दौरान जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो मीन पोजीशन पर वो ज़ीरो होता है। अब इक्वेशन की ज़रिए हम इस स्टेटमेंट को ये जो सेंटेंस है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल इक्वेशन है वो है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 0 मीटर। यानी जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 मीटर हो तो डिस्प्लेसमेंट तब 0 होगा जब पार्टिकल जो है वो मेन पोजीशन पर होता है। जब x इज इक्वल टू 0 मीटर तो इसी इक्वेशन में हमने x की जगह 0 पुट करना है। जब 0 माइनस के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो उसको 0 बना देता है, तो फोर्स हमारे पास बन जाता है 0। तो मेन पोजीशन पर जब एक ऑब्जेक्ट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो 0 होता है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ यू शॉर्टन द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम है, जब हम उसकी स्ट्रिंग जो है उसको उसकी ओरिजिनल लेंथ से जो है हाफ इसको कम कर देते हैं, सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड, तो इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ता है। ये जिस तरह हम सिंपल पेंडुलम के बारे में जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एक स्ट्रिंग पर मुश्तमिल होता है जिसको एक पॉइंट से हम सस्पेंड करते हैं और उसी की जो टाइम पीरियड है वो और फ्रीक्वेंसी है वो हम उसी सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ, स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसी से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें गिवन क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से हमने स्टेटमेंट किस तरह बनाना है। अब देखिए यहाँ पे f है, हमने f को क्या करना है, इग्नोर करना है, हटाना है, वर्ड को भी इग्नोर कर देना है, ये जो सवाल या निशान है इसको भी इग्नोर कर देना है, जो बाकी रहता है वो हमारा स्टेटमेंट बन जाता है। किस तरह, लेट्स सी। ये है, इफ़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज़ शॉर्टन, अगर हम जो पेंडुलम है उसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को अगर हम हाफ कर देते हैं, एट्स ओरिजिनल लेंथ, असल लेंथ के हाफ कर देते हैं, देन एट्स इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो इसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ता है, ये हमारा स्टेटमेंट में गिवन है, हमने लिखा है स्टेटमेंट में। अब इसी स्टेटमेंट से आइडिया किस तरह बनाना है, तो देखिए टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है, इसकी रिलेशन लेंथ के साथ क्या है, ये आइडिया हमने इस्तेमाल करना है। तो आइडिया में, मेन आइडिया में हमने इसी दो चीज़ों को लिखना है। मेन आइडिया ये है इस स्टेटमेंट का कि द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये
इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन है वो मालूम होना चाहिए, तभी हम आगे जाके एक्सप्लेनेशन या यहाँ पे तो कैलकुलेशन गिवन है, थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो कैलकुलेशन के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, लेट्स सी। कैलकुलेशन में पहले हम उसी क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये आपके पास एक लेंथ, एक सिंपल पेंडुलम हमने सस्पेंड किया है, उसकी लेंथ L है। अगर इस लेंथ को हम हाफ कर देते हैं, यानी इसको इस तरह बना देते हैं, तो उसकी जो टाइम पीरियड है उस पर टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी उस पर क्या असर पड़ता है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। याद रखिए कि जब भी हम फिज़िक्स में मैथमेटिकल वर्क करते हैं तो हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट होता है, जो पहला सेंटेंस होता है, वो एज वी नो दैट ही से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने मेन आइडिया में बता दिया कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की मदद से हम इसके जो लेंथ की वेरिएशन है उस पर क्या असर पड़ता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के लिए जो एक्सप्रेशन है, जो फार्मूला है, वो है T is equal to 2 pi under root L by G. Now according to the question के मुताबिक क्या है? क्वेश्चन के मुताबिक ये है कि द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज शॉर्टन टू हेड्स ओरिजिनल, यानी उसकी जो लेंथ है हम उसको क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, यानी L इज इक्वल टू L बाई 2, जैसे की तरह के हमने पिक्चर में भी दिखा दिया। तो इसके टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ता है। अब देखिए इसी रिलेशन को, इसी क्वेश्चन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 पर इसको पुट कर देता हूँ तो क्या आता है ये, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम एस टी डैश, चूँकि लेंथ के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, तो इसके लिए टाइम पीरियड के लिए जो सिंबल है, जो इलामत है यानी टी, उसको ऊपर मैंने डैश लगाया है इसी वजह से कि टाइम पीरियड जो है वो चेंज होता है। टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये L बाई जी, L बाई 2 डिवाइडेड बाई जी, पहले इक्वेशन में L बाई जी था, अब फिर लेंथ को हमने 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पर L डिवाइडेड बाई 2 बन जाता है, डिवाइडेड बाई जी। ये तो फिर आगे जाके 2 के साथ जी के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई 2G। फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो है टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई अंडर रूट टी। अब 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 में टी के बराबर है, तो इसकी जगह हम टी लिखते हैं ये, तो ये बन जाता है टी डैश इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। जब 1 टी के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो टी बन जाता है, तो दिस इज टी डैश इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब ये रिलेशन क्या शो करता है, दिस शो दैट द टाइम पीरियड एज रिड्यूसेस, यानी जब हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस होता है। ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्से में हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है, तो फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ता है, ये है। नाउ फ्रीक्वेंसी, एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में जो रिलेशन है वो ये है, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है ईच अदर, एक दूसरे के। व्हेन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज शॉर्टन टू हाफ, जब हम जो पेंडुलम है उसकी लेंथ को हाफ कर देते हैं, देन द न्यू फ्रीक्वेंसी एस, तो फ्रीक्वेंसी पर में चेंज आता है। तो यहाँ देखिए एफ है, यहाँ पर मैंने लिखा है एफ डैश, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होता है। तो एफ डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी डैश। अब टी डैश की जो वैल्यू है पहले जो हमने कैलकुलेट किया उसको यहाँ पर हमने क्या करना है, पुट करना है। जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाता है, दिस इज एफ डैश इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 ऊपर जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये बन जाता है एफ डैश अंडर रूट 2 1 डिवाइडेड बाई टी। अब अंडर रूट 2 और 1 मल्टीप्लाइड होकर हमारे पास अंडर रूट 2 बन जाता है, तो एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड टू एफ।
अब √2 की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, और जब हम किसी चीज़ को 1 से ज़्यादा हो उसके साथ मल्टीप्लाई करते तो वो मज़ीद इंक्रीज़ होता है। तो ये शो करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर होता है, इंक्रीज़ होता है। जब आप जो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है, उसके लेंथ को जब हम हाफ करते हैं या कम कर देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होता है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमारे पास है, अ थिन रूप हैंग्स फ्रॉम अ डार्क हाई टावर सो दैट इट्स अपर एंड इज नॉट विजिबल, हाउ कैन द लेंथ ऑफ रूप बी डिटरमिन्ड। कहते हैं कि एक थिन रूप है जिसको हमने एक हाई डार्क टावर से जो है उसको हैंग आउट किया है, सो दैट, इसी तरह दैट इट्स अपर एंड इज़ नॉट विजिबल, कि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमें दिखाई नहीं देता। हाउ कैन द लेंथ ऑफ द रूप बी डिटरमिन्ड, तो फिर हम लेंथ ऑफ द रूप को किस तरह जो है मालूम कर सकते हैं। इससे स्टेटमेंट किस तरह बनाना है, ये स्टेटमेंट बन गया इस क्वेश्चन का कि द लेंथ ऑफ अ थिन रूप व्हेन इट इज हैंग फ्रॉम अ डार्क हाई टावर सो दैट इट्स अपर एंड इज नॉट विजिबल। जो क्वेश्चन वाले वर्ड से उसको मैंने हटा दिए तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है। इस स्टेटमेंट से आइडिया किस तरह जो है उसको फाइंड करना है या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, एक लेंथ गिवन है, एक रूप गिवन है, ठीक है। और इसको क्या हो गया, एक हाई टावर से जो है उसको सस्पेंड किया गया है। तो लेंथ और टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो उस लेंथ और टाइम पीरियड के रिलेशन से हम इसकी जो रूप की जो लेंथ है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन आइडिया में हमारे पास क्या बन जाएगा, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यानी जो स्ट्रिंग सस्पेंडेड है उनसे हमने एक सिंपल पेंडुलम बनाना है और फिर उस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को हमने मालूम करके उसकी लेंथ को मालूम डिटरमिन करना है। तो देखिए कैलकुलेशन ये है कि द लेंथ ऑफ रूप हैंग्स फ्रॉम डार्क हाई टावर सो दैट इट्स अपर एंड इज नॉट विजिबल कैन बी डिटरमिन। किस तरह डिटरमिन करता है, बाय द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। जिस तरह मेन आइडिया में हमने लिखा कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, यानी जो लेंथ ऑफ द रूप है जिसको हाई डार्क टावर से जो है सस्पेंड किया है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा में दिखाई नहीं देता, तो उसकी लेंथ हम मालूम करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से। इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना देता हूँ। डायग्राम ये है कि अगर ये एक हाई टावर है, इसका ये वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता यानी नॉट विजिबल है, और जो नीचे वाला हिस्सा ये हमें क्या है, विजिबल है। ये एक सिंपल पेंडुलम यानी थिन रूप है जिसको सस्पेंड किया गया है, एक स्मॉल बॉब इसके साथ अटैच किया गया है जो कि एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है ताकि इससे हम इसकी टाइम पीरियड मालूम कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन है उसका ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। इसी एक सिंपल पेंडुलम जो बन गया, इसी की टाइम पीरियड से हम इसकी जो लेंथ है कि ये लेंथ कितना है इसको हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन टॉपिक हमने देना है एज वी नो दैट। क्या हमें मालूम है कि टाइम पीरियड सिंपल जो मेन आइडिया मैंने लिखा उसमें मैंने लिखा था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इस स्ट्रेंथ से मैंने जो रूप है, थिन रूप है, उससे मैंने एक सिंपल पेंडुलम बना दिया और उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उसको मैंने मालूम करना है। तो टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। दोनों साइड को हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब टी का स्क्वायर लेते हैं तो यू टी स्क्वायर बन जाता है, 2 का स्क्वायर लेके 4, पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होता है, तो बन जाता है हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला ये एक्सप्रेशन बन जाता है। अब 4 पाई स्क्वायर को दोनों साइड पे डिवाइड करके हमारे पास आता है टी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/g। अब g को इधर मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाता है L इज इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ द रूप बन गया। अब हम जब इसकी टाइम पीरियड को नोट कर देते हैं, ठीक है, और जो g है, g तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें मालूम है कि जो 9.8 है,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम पीरियड की जो वैल्यू है और जी की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे पुट करके हमें लेंथ की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो सकते हैं। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आज का लेक्चर के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।